गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज व्यवस्था के टॉपिक संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अध्यापन कराएंगे। उससे पहले कल वाले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की थी। इसी टॉपिक का अध्ययन किया था, राष्ट्रपति के किन किन बातों का अध्ययन किया था। नंबर 1, राष्ट्रपति की पृष्ठभूमि कि राष्ट्रपति पद की बात कहाँ से आई या राष्ट्रपति की व्यवस्था किस व्यवस्था में की गई। इसमें मैंने बताया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, किंतु उसका वास्तविक प्रयोग है वो मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रपति का पद क्या है। राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, किंतु अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद संस्थात्मक शासन व्यवस्था के कारण सिर्फ संवैधानिक या वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की द्वारा की जाती है। तीसरा हमने किया था राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। चौथा हमने किया था राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या क्या किया था हमने, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अप्रत्यक्ष में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और इसमें जो चुनाव में भाग कौन लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्लस पूरे भारत की राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यानी ये इसलिए किया गया है कि संसद का अकेले का प्रतिनिधित्व रखने से, संसद सदस्यों का अकेला के रहने से राष्ट्रपति नाम मात्र की कठपुतली बन जाता है एक बार। दूसरी बात यह रहती है वो संघ सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तीसरा यह है कि राज्य विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व मिलने से समस्त देश का प्रतिनिधि मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जन प्रतिनिधि के आधार पर सदस्य मतों का मूल्य। हमने मतों का मूल्य निकाला था, किस के मतों का क्या क्या मूल्य है। मतों का मूल्य हमने लोकसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य हमने निकाला था, पूरे देश की राज्य विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का मूल्य प्लस दोनों सदनों के सदस्यों का मूल्य। इस प्रकार हमने जो किया था कल जो टॉपिक किए थे वो किए थे ये 6 टॉपिक। पृष्ठभूमि, राष्ट्रपति पद क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, मतों का मूल्य का मैंने बताया था। राज्य विधानसभाओं के मतों का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या और भाग में 1000। संसद सदस्यों के मतों के मूल्य हम पूरे जो भारत के राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है उसमें दोनों सदनों का भाग देते हैं, जितनी आती है वो संसद के सदस्यों की मतों के मूल्य आते हैं। नेक्स्ट है हमारे उम्मीदवार के नाम के प्रस्तावक और अनुमोदक। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसी में जो आज करना है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक
प्रस्तावक व अनुमोदन। राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से लेके 1974 तक का जो सिस्टम था उसमें यह महसूस किया गया, हमें यह बात महसूस हुई कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति भाग ले लेता था, जिससे अनाधिकृत उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती थी। उस उम्मीदवारों की संख्या को रोकने के लिए, अनाधिकृत तत्वों को रोकने के लिए भारतीय संसद ने 5 जून 1997 को राष्ट्रपति के लिए एक अध्यादेश लाए, जिस अध्यादेश द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को नामांकन करने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन होने चाहिए। ये 5 जून 1997 को भारतीय संसद द्वारा अध्यादेश लाया गया। बाद में भारतीय संसद ने इसको अधिनियम का रूप दे दिया और बहुमत पारित कर दिया। दूसरा, अनाधिकृत सदस्यों को रोकने के लिए इसी अधिनियम द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा, 5 जून 1997 अधिनियम के तहत 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन तथा इसके साथ साथ यह निर्धारित किया कि अनाधिकृत तत्व न आए, अधिकतर बिना जो उम्मीदवार के योग्य वो न आए, इसके लिए जमानत की राशि का प्रावधान किया। जमानत की राशि रखी, जो कि एक निश्चित संख्या तक मत नहीं आने पर जब्त की जा सकती है। जमानत की राशि 15,000 रुपये निर्धारित की, यानी 5 जून 1997 को राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि। अगर ये एक अध्यादेश लाया गया, बाद में संसद द्वारा पारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष। क्यों राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। संविधान सभा ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पर्याप्त वाद विवाद हुआ। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और त्याग क्या हुआ इस दौरान, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के त्याग क्या हुआ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। त्याग क्या हुआ इस दौरान, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, जिनका 22 भागों में विभाजन किया गया। इनका 22 भागों में विभाजन किया गया। ये जो इतना समय लगा था, ये वाद विवाद का लगा और उस पर विचार विमर्श का लगा। इसी बात को हम यहाँ देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन है प्रत्यक्ष। क्यों? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य यह चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष हो, सारी जनता द्वारा किया जाना। उनका विचार यह है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकतंत्र के लिए अनुकूल होता है। इस प्रकार निर्वाचन व्यक्ति भारत के प्रधान का कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया क्योंकि भारत में संस्थात्मक शासन पद्धति होने से, भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने से राष्ट्रपति केवल मात्र एक औपचारिक प्रधान रह जाता है और वास्तविक शक्तियां सारी की सारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति में मेल हो जाती है। कौन सी व्यवस्था में? जिससे समस्त शक्तियां तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के हाथ में है और हम राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष करें तो ये पद्धतियां बेमेल हो जाती है। इस बेमेल पद्धति से बचने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया है। इस व्यवस्था के बारे में संतानम नामक राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने यह लिखा है, यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है, फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन करना व्यर्थ परिश्रम क्यों करें, और यह महसूस किया कि वर्तमान में 135 करोड़ मतदाताएं, जो संविधान निर्माण के समय देश की जनसंख्या 18 करोड़ मतदाता थे, 18 करोड़ मतदाताओं का प्रत्यक्ष निर्वाचन बहुत बड़ी समस्या। ये तो 18 करोड़ में था
और वर्तमान जो स्थिति हमारी 135 करोड़ जनसंख्या की कितनी बड़ी विडंबना होगी। संविधान सभा में यह भी आशंका प्रकट की गई, ऐसी आशंका करना उचित था कि शायद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए दुविधा का कारण बन जाता है। शायद प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न किए। इस स्थिति में मंत्रिमंडल से संघर्ष हो जाता और उस संघर्ष को टालने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संविधान के पास एक विकल्प यह भी था, संविधान सभा के पास एक विकल्प यह भी था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाए, किंतु उस बात को इसलिए स्वीकार कर दिया कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन सिर्फ संसद द्वारा किया जाता है तो बहुमत दल मनमानी करेगा और राष्ट्रपति सिर्फ बहुमत दल का प्रतिनिधि बनकर रह जाएगा। अब निर्वाचन पद्धति की आलोचना, नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन पद्धति की आलोचना। निर्वाचन पद्धति की आलोचना। निर्वाचन पद्धति की आलोचना किस प्रकार से की कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति हम कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको एक बार हमने समझने की जरूरत है। एक अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति, इसका विरोध इसलिए किया जाता है, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जब देश का एक प्रधान चुना हो, एक कार्यपालिका प्रधान चुना हो, तो वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जैसा मैंने बताया 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई सॉरी। अब इन लोगों को जो व्यक्ति मत देगा वो वैधता से देगा, उस ई को 1 नंबर देता है, ई को 2 नंबर पर वैधता रखता है, ए को 3 नंबर रखता है, डी को 4 नंबर रखता है और बी को 5 नंबर अपनी वैधता निर्धारित करता है, यानी वोट सबको देगा। अब इस पद्धति का विरोध, अब आलोचकों ने इस आधार पर आलोचना की है कि जब देश का प्रधान एक चुनना है तो इस पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें देश के 2 प्रधान चुनना हो तो हम यह कह सकते हैं कि एक वैरायटी वाला एक हो जाएगा, दूसरी वैरायटी वाला दूसरा हो जाएगा। इसलिए आलोचकों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई कि जब देश का प्रधान एक चुनना है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति उचित नहीं है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति ठीक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति शब्दावली का उल्लेख किया गया, यह नितांत गलत है। इस शब्दावली का प्रयोग वहीं उचित होता है जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाना हो, लेकिन जहां एक प्रतिनिधि का चुना जाना हो वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर प्रश्न उठाता है। इसी प्रकार इस पद्धति को विकलात्मक, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसको हम विकलात्मक मत पद्धति, अल्टरनेटिव मत पद्धति या वैधता मत पद्धति की संज्ञा दे सकते हैं, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं है। यह निश्चित करना होगा कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा ने कहा है, लिखा है कि उम्मीदवार केवल 2 हो या 2 से अधिक हो तो अधिकांश मतदाताओं को द्वितीय विकल्प में मतपत्र भर नहीं देते, तो ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि सामान्य मत पद्धति है। जब देना ही एक चुनना है तो लोग एक को देंगे तो बाकी को मतदान नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इस आलोचनाओं के बाद भी हम 2 आलोचनाएं करते हैं, फिर भी इस पद्धति को क्यों अपनाया गया, इसके 2 कारण हैं। इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से 2 कारण हैं? देखो, इस पद्धति को अपनाने की, कौन सी पद्धति को, एकल संक्रमण पद्धति, 2 कारण हैं। एक तो इसमें साधारण बहुमत नहीं आता, साधारण बहुमत। अगर हम साधारण मत पद्धति अपनाते हैं तो साधारण बहुमत वाला विजेता हो जाता है। इसमें पूर्ण बहुमत आता है। पूर्ण बहुमत मतलब 2/3 बहुमत। जब तक 2/3 बहुमत नहीं आए तब तक हम मतों की गिनती करते जाते हैं, यानी इसमें साधारण बहुमत की पद्धति नहीं है, साधारण बहुमत नहीं आता, इसलिए इसको
पहला कारण यह है कि साधारण बहुमत नहीं आएगा, इसमें कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो तो साधारण बहुमत पद्धति में जो साधारण बहुमत होता है। दूसरा, संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरा कारण क्या है? एक तो है पूर्ण बहुमत, दूसरा है सभी को प्रतिनिधित्व, सभी जो राज्य है, सभी का मतलब संघ सरकार के सभी दल सभी पार्टी, राज्य सरकार के सभी दल सभी पार्टी, संसद के सभी दल सभी पार्टी, यानी इस पद्धति में सभी लोगों को पर्याप्त मत मिलता है। यानी इसकी आलोचना के बाद भी दो मुख्य कारण है जिनके आधार पर भारत में ये पद्धति अपनाएगी। नेक्स्ट आता है हमारी उपलब्धियां। नेक्स्ट आता है हमारी उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। उपलब्धियां, भत्ते एवं पेंशन। भारत के राष्ट्रपति को उपलब्धियों के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 59 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के जितने भी उपलब्धियां हैं उनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। परिलब्धियों में क्या है? राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क कार की सुविधा दी जाती है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली सुविधाओं में कभी भी कमी नहीं की जाती। सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन दी जाती है। वर्तमान में फरवरी 2000 के संसद के पारित अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति को ये सारी सुविधाएं तो निःशुल्क मिल रही है, उसके अलावा 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। और एक अब और निश्चित किया गया है कि पहले यह निश्चित नहीं था कि राष्ट्रपति के मरणोपरांत उसकी सुविधाएं किसको दी, पेंशन किसको मिलेगी। अब राष्ट्रपति के मरणोपरांत उसकी जो पेंशन है उसके जीवन साथी को दी जाएगी। नेक्स्ट आता है उन्मुक्तियां। मतलब छूट, यानी राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। उस पर पद रहते हुए कोई प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारतीय संघ में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति व्यक्तिगत इसलिए नहीं चलाया जाता कि उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं है। ये सारे के सारे जो कार्य है संसद द्वारा किया जाता है, उसको पेंशन दी जाती है। और राष्ट्रपति पर विशेष तौर से फौजदारी तथा दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार का वारंट जारी नहीं किया जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं लगाया जा सकता। अगर इस प्रकार की कार्रवाई करनी है क्लेम की तो 2 माह पहले उनको नोटिस देना होता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु 5 वर्ष से पहले उसको पद से मृत्युपरांत, त्यागपत्र या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस दौरान किसी राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो नेक्स्ट कार्यकाल जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसे नेक्स्ट 5 वर्ष तक रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी राष्ट्रपति, भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। नेक्स्ट है महाभियोग। हमने यहां बात की थी 5 वर्ष पर कार्यकाल कब खत्म हो सकता है? मृत्यु, त्यागपत्र या फिर महाभियोग।
अब बात आती है महाभियोग क्या। भारतीय संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अगर राष्ट्रपति संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसके कार्यों को ऐसा लगता है कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग हटाने के लिए, महाभियोग को समझने के लिए संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के 2 सदन। महाभियोग लगाने के लिए जो संसद का दोनों में से जो भी सदन है वो महाभियोग लगाता है, तो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग, जैसे मान लो यहाँ राज्यसभा लगा रही है तो राज्यसभा में प्रस्तुत करना, राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। पारित नहीं करती है तो महाभियोग गिर जाता है, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। लोकसभा उसको राष्ट्रपति को 14 दिन का समय देती है। उस 14 दिन के समय में उसके बाद राष्ट्रपति को लोकसभा में जब महाभियोग पारित करना है तो राष्ट्रपति अपने जो लगाए आरोप है उनके स्पष्टीकरण दे सकता है। स्पष्टीकरण देने से लोकसभा संतुष्ट होती है तो महाभियोग गिर जाता है। अगर स्पष्टीकरण देने से लोकसभा संतुष्ट नहीं है तो वहीं पर 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को पदच्युत होना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है। ये हमने आज तक राष्ट्रपति के बारे में किया। कल जो किया था वो तो हमने किया था पृष्ठभूमि, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकल संसद के दोनों सदनों के मतों का हमने, और आज जो हमने किया है राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव अनुमोदन, राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति की आलोचना, उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन, मुक्तियां यानी कोर्ट की छूट, कार्यकाल और महाभियोग। थैंक